सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना इससे पहले ज्योग्राफी की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, वो प्लेलिस्ट में दी हुई है। भूगर्भिक संरचना का सबसे पहले हम सामान्य परिचय देखेंगे कि भारत का निर्माण कैसे हुआ है। भारत पहले किस लैंड का हिस्सा था। परिचय। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी है। पहले पृथ्वी की संरचना कुछ इस प्रकार से थी। एक ही जगह पे सारे द्वीप थे और इस भाग में पानी था, इधर पानी। यहाँ जो स्थल भाग था ये पेंजिया कहलाता था, पेंजिया। और जो पानी वाला भाग था वो पैंथलासा, पैंथलासा। ये पूरा स्थल जो कि पेंजिया था और ये पैंथलासा जिसमें सिर्फ पानी था। उसके बाद धीरे धीरे ये जो भूमि है ये धीरे धीरे अलग होती गई। ये कई प्लेटों में बटी हुई है और ये प्लेट धीरे धीरे अलग होते गए। इसमें सामान्यतः बड़े बड़े जो प्लेट हैं उसकी संख्या 7 थी और जो छोटे छोटे प्लेट हैं वो कई सारे प्लेट थे। और जब ये अलग होने लगा तब इसके उत्तरी भाग को अंगारा और इसके दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया, गोंडवाना लैंड। और उत्तरी भाग को अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। इसको हम इमेज में देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, पहले हमारी पृथ्वी ये कुछ इस प्रकार थी, जहाँ का स्थल भाग एक ही पास था सब सिमट के, और बाकी साइड में यहाँ पानी था। उसके बाद धीरे धीरे ये जब प्लेटें अलग होने लगी, इधर कुछ, इधर और यहाँ नीचे, तो यहाँ से नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड और ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और इस गोंडवाना लैंड का ही भाग हमारा भारत भी था। देखिए यहाँ पे ये भारत है इस जगह पे। और ये धीरे धीरे भारत ऊपर जाते गया। उसके बाद इस अंगारा लैंड से टकराने के बाद हिमालय का निर्माण हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में धीरे धीरे ये इंडिया यहाँ जा रहा है। उसके बाद यहाँ से ये टकरा जाएगा और पूरा कम्प्लीटली अंगारा लैंड में आ जाएगा। यहाँ देखिए यूरोपियन प्लेट, और धीरे धीरे बाकी प्लेटें भी अलग होती गई। और अभी हम वर्तमान में जो स्थिति देख रहे हैं पृथ्वी की, वो इस प्रकार की है। पहले इस प्रकार की थी और अभी इस प्रकार की है। यहाँ अंगारा लैंड था और यही यूरेशियन प्लेट था। और भारत को यहाँ जाने में काफ़ी समय लगा। उसके बाद जब भारत यहाँ इस प्लेट से टकराया, यूरेशियन प्लेट से, तो यहाँ पे हमारा हिमालय का निर्माण होता है इस प्रकार से। आइए हम देख लेते हैं कि अंगारा लैंड में उस समय कौन कौन से देश शामिल थे। अंगारा लैंड, इसमें यूरोप के सारे देश, तो यूरोपीय महाद्वीप, उसके बाद एशिया महाद्वीप, एशिया के भी सारे देश थे, उत्तरी अमेरिका, अमेरिका, उसके बाद ग्रीनलैंड। ये अंगारा लैंड का हिस्सा है। और गोंडवाना लैंड का हिस्सा देख लेते हैं। गोंडवाना लैंड, इसका हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है वो प्रायद्वीपीय भारत अभी हमने देखा। और फिर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और मेडागास्कर, अंटार्कटिका और मेडागास्कर। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने देखा कि भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। यहाँ था भारत, भारत की स्थिति इधर गोंडवाना लैंड के पास और इधर अंगारा लैंड। और भारत जब धीरे धीरे यहाँ गया तो यहाँ पे एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर, टेथिस सागर।
और भारत जब यहाँ गया और यहाँ से ये टकरा गया तो यहीं पे हिमालय का निर्माण हुआ। और ये जो भाग था भारत का, इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। संपूर्ण भारत यहाँ नहीं था, यहाँ सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत था। और उसके बाद ये जाके यूरेशियन प्लेट से टकराया तो यहाँ पे हिमालय पर्वत और जो हम बाकी का आधा भारत देखते हैं जो इस प्रकार से कुछ है, तो इसका इतना हिस्सा यहीं पे निर्माण हुआ। अब हम देखेंगे वर्तमान भारत का भौतिक स्वरूप, ये किस प्रकार का है, अभी भारत को किस प्रकार से बांटा जाता है। तो मान लीजिए ये हमारा भारत है, भारत का ये वाला क्षेत्र ये पूरा हिमालय पर्वत है और ये वाला क्षेत्र इसका विस्तार मैदानी क्षेत्र के रूप में है। इधर मरुस्थल है और नीचे वाला जो क्षेत्र यहाँ से यहाँ ये पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। यहाँ पठार है और इसी को प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है, प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद जो इधर साइड का क्षेत्र है ये सारा तटीय क्षेत्र है, तटीय प्रदेश भी बोल सकते हैं। और इधर हमारा द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ लक्षद्वीप द्वीप समूह। इसमें देखिए यहाँ दिखाया हुआ है ये वाला क्षेत्र पूरा हिमालयी क्षेत्र है, पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद ये वाला पूरा गंगा और सतलज तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये वाला एरिया दक्षिण का पठार या फिर प्रायद्वीपीय पठार भी बोल सकते हैं। यहाँ ये वाला एरिया हो गया थार मरुस्थल और इधर पूरा तटीय प्रदेश और यहाँ है द्वीप समूह। तो भारत भौगोलिक दृष्टि से इतने भागों में बटा हुआ है। भौगोलिक दृष्टि कितने भाग देखा हमने? 6, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। इन सभी के बारे में हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद ये विशाल मैदान, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, थार मरुस्थल और तटीय प्रदेश तथा उसके बाद द्वीप समूह। एक एक करके हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र। ये है हमारा पूरा हिमालय का क्षेत्र और इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, बृहद, उसके बाद लघु हिमालय और उसके बाद शिवालिक। तो इसमें देख लीजिए ये जो ऊपर वाला है ये ट्रांस हिमालय का भाग है, उसके बाद ये है बृहद हिमालय, उसके बाद ये लघु हिमालय, उसके बाद ये शिवालिक। और ये जो ट्रांस हिमालय है इसके भी 4 भाग हैं। पहला है काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। पीर पंजाल तो पहला हो गया काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। ये किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का। और इसको हम कैसे याद रखेंगे? सीरियली आपको उत्तर से दक्षिण तक याद रखना है। तो इसे हम एक ट्रिक्स के सहारे याद करेंगे। ट्रिक है, यहाँ लिख देती हूँ, 1 मिनट। ट्रिक हो गया कलेजा पार, कलेजा पार। इसको पहले मैं साफ कर लेती हूँ। क से हो गया काराकोरम, उसके बाद ले से लद्दाख, फिर जा से जास्कर और पार से पूरा ये पीर पंजाल। पीर पंजाल ये जो ऊपर वाला है ये है ट्रांस हिमालय और इसी के 4 भाग हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये जो पीर पंजाल है वो यहाँ पे बृहद हिमालय के ही पास होता है, इसके कारण इसे बृहद हिमालय में भी रखा जाता है।
और इसके चारों श्रेणियों का यहाँ पे ट्रिक मैंने दे दिया है। कलेजा पार, काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर और पीर पंजाल। यहाँ ट्रांस, बृहद, लघु और शिवालिक। इसमें ट्रांस का मतलब होता है इसका मतलब होता है पार वाला चीज़, या फिर हम पीछे वाला बोल सकते हैं, पीछे वाला। ये जो बृहद हिमालय है ये बहुत ही ऊंचा है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। और जो ट्रांस हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई बृहद हिमालय से कम है, जिसके कारण ये कम दिखाई देता है इस ओर से देखा जाए तो, जिसके कारण इसका नाम ट्रांस पड़ा है। अब हम ट्रांस हिमालय के बारे में और थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। तो ट्रांस हिमालय जो है वो बृहद हिमालय के पीछे है। बृहद हिमालय पीछे या उत्तर बोल सकते हैं, बृहद हिमालय के उत्तर में। और इसकी 4 श्रेणियां हैं, जिसमें है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। जिसमें से जो पीर पंजाल है उसे इसमें शामिल नहीं किया जाता है ट्रांस हिमालय में। इसे अक्सर बृहद हिमालय का ही पार्ट माना जाता है। और जो काराकोरम श्रेणी है, ये काराकोरम श्रेणी, इसको एशिया की रीढ़ कहा जाता है। एशिया की रीढ़। यहाँ हो गया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और ये जो लद्दाख और जास्कर है इसी के बीच से सिंधु नदी पार होती है। और भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। काराकोरम श्रेणी में ही। ये हो गया काराकोरम श्रेणी। इसी में भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या हो गया? गॉडविन ऑस्टिन, जो कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी में। और ये एक श्रेणी है जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे पर्वत होंगे, और इन्हीं सभी पर्वतों में सबसे ऊंची जो चोटी है उसी का नाम है गॉडविन ऑस्टिन, और इसे K2 भी कहा जाता है। K2। काराकोरम श्रेणी में जो इतने सारे पर्वत हैं उनका नाम K1, K2, K3 इस प्रकार से रखा गया है, और जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2 है। इसके कारण इसको K2 कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गॉडविन ऑस्टिन या फिर K2, जो भी ऑप्शन में रहेगा आप उसे मार सकते हैं। अब आप पूछेंगे इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये है 8611 मीटर। अब देखते हैं हम ग्लेशियर के बारे में। जो ट्रांस हिमालय है उसमें बहुत सारे ग्लेशियर हैं, जिसमें से 4 ग्लेशियर प्रमुख हैं। पहला है काराकोरम श्रेणी में ही स्थित सियाचिन ग्लेशियर, उसके बाद बियाफो, फिर बाल्टोरो और एक ग्लेशियर हिस्पर। सबसे ऊंचा ग्लेशियर सियाचिन, फिर बियाफो, बाल्टोरो, उसके बाद हिस्पर। ट्रांस हिमालय जो है वो परतदार चट्टानों से निर्मित है। ट्रांस हिमालय परतदार चट्टानों से निर्मित है। परतदार चट्टान। और ये अत्यधिक ऊंची होने के कारण तथा बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण यहाँ पे किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं है। यहाँ वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। वनस्पतियों का अभाव। ट्रांस हिमालय से ही 3 नदियाँ सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये निकलती हैं। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। जैसा कि मैंने बताया, ये जो सिंधु नदी है वो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से निकलती है। और इन नदियों के बारे में हम विस्तार से अपवाह प्रणाली चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो ट्रांस हिमालय है इसका निर्माण इन हिमालय की 3 श्रेणियों से भी पहले हो चुका है।
अब हम देखेंगे ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय या महान हिमालय। इसके बहुत सारे नाम हैं। ग्रेट हिमालय, बृहद, महान, हिमाद्री या हिमानी हिमालय। इस हिमालय का निर्माण भी परतदार चट्टानों से हुआ है, परतदार चट्टान, लेकिन अपरदन के कारण ये चट्टानें खत्म हो गई हैं। तो अपरदन कैसे हुई है? नदियों के कारण अपरदन हुई है, जिसके कारण ये परतदार चट्टानें अब समाप्त हो गई हैं और इसके अंदर जो अजैविक चट्टान थे वे बाहर आ गई हैं, अजैविक चट्टान। और ये अजैविक चट्टान ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट से बनी हुई है। ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट। इस हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई है 6000 मीटर, 6000 मीटर। और इस हिमालय की ऊंचाई बाकी हिमालयों से बहुत अधिक है और इसकी चौड़ाई जो है वो लगभग 100 से 150 किलोमीटर है। 100 से, यहाँ लिख देती हूँ, 100 से 150 किलोमीटर, ये हो गया चौड़ाई। और ये हिमालय भी एक श्रेणी है, जिसके कारण यहाँ भी बहुत सारे पर्वत पाए जाते हैं। इस प्रकार से इसमें सबसे पहले यहाँ पे नंगा पर्वत है, उसके बाद इधर नंदा पर्वत, उसके बाद धौलागिरी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी यहाँ, अन्नपूर्णा, मैकालू, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, ये मैकालू जो है ये माउंट एवरेस्ट के बाद होगा, मैकालू। और इससे पहले यहाँ पे मंसालू। और भी बीच में बहुत सारे पर्वत हैं, जैसे यहाँ पे छोयू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मैकालू। उसके बाद यहाँ कंचनजंगा, उसके बाद नामचा बरवा, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये सिक्किम। और जो ये माउंट एवरेस्ट है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची और ये नेपाल में है। यहाँ जो आपको बताया जा रहा है उसकी PDF आपको मिल जाएगी। और ये जितने सारे पर्वत हैं अभी, इन सबको हम और एक क्लास में देखेंगे, जिसमें हम जब पर्वत पढ़ाएंगे तब हम सारे पर्वतों को देखेंगे। इस महान हिमालय में कुछ दर्रे भी हैं जिसे हम देखते हैं। आइए दर्रा देख लेते हैं। बुर्जिला, जोजिला, बनिहाल, इन सब को हम दर्रे के क्लास में देखेंगे। पर अभी हम कुछ दर्रों को देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। दर्रा की भी एक अलग से क्लास हो जाएगी जिसमें सारे दर्रों के बारे में मैं बताऊंगी। अच्छा, ये दर्रा क्या होता है? तो दर्रा होता है दो पहाड़ियों के बीच एक पतला रास्ता, इसे ही दर्रा कहा जाता है। तो कुछ दर्रे हैं, बुर्जिला, जोजिला, बनिहाल, ये जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद नाथुला, जेलेपला, ये सिक्किम में है। उसके बाद बोमडिला, ये अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद सिपकिल्ला, बारालाचला, ये सब हो गया हिमाचल प्रदेश में।
इस हिमालय में भी कुछ ग्लेशियर हैं। पहला ग्लेशियर है गंगोत्री, उसके बाद जेमू और मिलाम। ये जो जेमू ग्लेशियर है इससे तीस्ता नदी निकलती है, तीस्ता नदी, और ये सिक्किम में है। और गंगोत्री से गंगा, ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में, यूके। अब हम देखेंगे लघु हिमालय के बारे में। ये हो गया हमारा लघु हिमालय, और इसे हिमाचल या फिर मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, हिमाचल या मध्य हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई तो ये है 3700 से 4500 मीटर, 4500 मीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? इसकी चौड़ाई है 80 से 100 किलोमीटर के बीच। और इस हिमालय की भी कुछ श्रेणियां हैं, जैसे जैसे हो गया धौलाधार श्रेणी। धौलाधार श्रेणी ये कहाँ है? धौलाधार श्रेणी ये हो गया हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद नागटीबा श्रेणी, नागटीबा। उसके बाद क्राल श्रेणी, फिर महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी ये कहाँ है? तो ये नेपाल में, और ये उत्तराखंड में। और जो शिमला है, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी, ये धौलाधार श्रेणी में ही है। लघु हिमालय में ही रानीखेत, नैनीताल, रानीखेत, नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा, मसूरी, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग ये सब स्थित है। दार्जिलिंग ये सब लघु हिमालय में ही स्थित है। और इस हिमालय का विस्तार कश्मीर से असम तक है, कश्मीर से असम तक इसका विस्तार है। और इसकी ढाल पर छोटे छोटे मैदान हैं, छोटे छोटे मैदान, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहा जाता है और उत्तराखंड में बुग्याल या पयार, उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है, पयार, और जम्मू कश्मीर में मर्ग। अब हम देखेंगे शिवालिक हिमालय के बारे में। ये है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय का अन्य नाम क्या हो गया? शिवालिक। इसका नाम हो गया उप हिमालय या बाह्य हिमालय, हिमालय या बाह्य हिमालय। इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई वो 600 से 1500 मीटर ऊंची है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 15 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर के बीच है। सबसे अधिक चौड़ाई है पंजाब और हरियाणा के पास है। यहाँ हरियाणा नहीं, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा चौड़ा है, और सबसे कम चौड़ा ये अरुणाचल प्रदेश के पास है। और इसका निर्माण बृहद हिमालय और लघु हिमालय से लाए गए मलबों के कारण हुआ है, मलबों के कारण इसका निर्माण हुआ है। और आज जहाँ पे शिवालिक हिमालय है वहाँ पे पहले इंडो ब्रह्म नामक एक नदी हुआ करती थी, इंडो ब्रह्म। और ये जो शिवालिक श्रेणी है ये बहुत ही ज़्यादा कटी छटी है, कटी छटी। और ये कटी छटी क्यों है? क्योंकि जो बृहद हिमालय है और लघु हिमालय वहाँ से बहुत सारी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जिस कारण से ये शिवालिक हिमालय को भी काटती हुई पार होती है, तो इस कारण से ये कटी छटी है। तो ये हमने देख लिया शिवालिक हिमालय के बारे में। अब हम थोड़ा पूर्वांचल की पहाड़ी के बारे में देखते हैं। तो पूर्वांचल की पहाड़ी किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये जो क्षेत्र है ये है पूर्वांचल की पहाड़ी वाला क्षेत्र। यहाँ भी बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं जो
अरुणाचल प्रदेश में है एक मिसमी, डाफला, अबीर, पटकोई बूम। उसके बाद नागालैंड में नागा पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, त्रिपुरा की पहाड़ी, डाफाबूम इत्यादि। और इनका भी निर्माण हिमालय के पहाड़ी के निर्माण के समय ही हुआ। तो अभी हमने हिमालय का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर देखा। अब हम इसका प्रादेशिक विभाजन देखेंगे, जिसमें इसे ऊपर से नीचे इस प्रकार से काट कर इसका प्रादेशिक विभाजन किया गया है। और ये किन्होंने किया था? सिडनी बुराड। सिडनी बुराड ने ही प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना दी थी। इनका नाम आप याद रखिएगा। सिडनी बुराड ने जो प्रादेशिक विभाजन किया था वो नदियों के आधार पर किया था। कौन सी नदी कितने क्षेत्रों को काटती है उसके हिसाब से इसका प्रादेशिक विभाजन किया गया था। प्रादेशिक विभाजन, तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, इस प्रकार से नदियों के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। तो यहाँ से सिंधु नदी पार होती है, उसके बाद यहाँ से सतलज, और उसके बाद यहाँ से काली नदी, फिर यहाँ तीस्ता नदी, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ से तो आपको ये याद रखना है, सिंधु नदी तथा यहाँ से सतलज नदी, इसके बीच का जो क्षेत्र है इसे पंजाब हिमालय का नाम दिया गया है। उसके बाद ये सतलज नदी और यहाँ से ये काली नदी, इसके बीच का जो क्षेत्र है यहाँ पे ये कुमायूं हिमालय का नाम दिया गया इसे। उसके बाद यहाँ काली नदी हो गया, और यहाँ से तीस्ता नदी, और इसके बीच वाले क्षेत्र को नेपाल हिमालय का नाम दिया गया है। उसके बाद यहाँ तीस्ता नदी और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, तो इसके बीच का जो क्षेत्र है उसे असम हिमालय का नाम दिया गया है। यहाँ पे सारे नाम लिखे हुए हैं। ये पंजाब हिमालय, उसके बाद ये कुमायूं, उसके बाद ये नेपाल, और ये असम हिमालय। इन नदियों का नाम याद रखिएगा। यहाँ पे है सिंधु, सतलज, काली, उसके बाद यहाँ तीस्ता, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो तीस्ता नदी है वो चेमू ग्लेशियर से निकलती है, चेमू ग्लेशियर। और मैंने ये भी बताया ये सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदी ये ट्रांस हिमालय के क्षेत्र से ही निकलती है, ट्रांस हिमालय। अब हम यहाँ थोड़ा देख लेते हैं, जो ग्रेट हिमालय है, जो बृहद, उसके बाद जो लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, और यहाँ ट्रांस हिमालय, इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ये जो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच का जो क्षेत्र है उसे सचर जोन या हिंज लाइन कहा जाता है, हिंज लाइन। उसके बाद बृहद हिमालय ये वाला, और उसके बाद लघु हिमालय, इसके बीच के क्षेत्र को मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसको शॉर्टकट में MCT। और उसके बाद ये जो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय है इसके बीच के क्षेत्र को इसे मेन सीमांत दर्रा, मैन अर्थात मैन वाला मैन, सीमांत दर्रा। तो आज हमने भारत के भौतिक स्वरूप में सबसे पहले हिमालयी क्षेत्र को देख लिया। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान, ये वाला बीच वाला उत्तर का विशाल मैदान कल हम देखेंगे। जो भी मैंने आज पढ़ाया उसकी PDF आपको मिल जाएगी, और ये PDF आपको कैसे मिलेगी और कहाँ मिलेगी इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया जा रहा है, उससे आप संपर्क करेंगे 620619
933277। इस पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको क्लासेस के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।